एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर निखर। आज डॉक्टर रजनी गुप्ता मैम के साथ हम फिर से प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट है या उनके लिए जिनके फ्रेंड या उनके रिलेटिव में कोई प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रेग्नेंट पेशेंट के मन में आते हैं और वो चाहते हैं कि अपने डॉक्टर से उन छोटे छोटे सवालों का जवाब उन्हें मिल सके। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ कवर किया है जिसके आंसर आज हमें मिलने वाले हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता मैम से। हेलो टू ऑल। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। डॉक्टर निखर, प्रेगनेंसी को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं जिसको हम मेडिकली ट्राइमेस्टर कहते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ, क्योंकि प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है तो उसको पहले 3 मंथ, फिर 4, 5, 6 मंथ और उसके बाद 7, 8, 9 मंथ में ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो जो पहला 3 मंथ होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगर आप वीक्स में देखें, ये बहुत एक थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेगनेंसी 40 वीक की ली जाती है। ह्यूमन जेस्टेशन इज 280 डेज या 40 वीक। तो 40 वीक में नॉर्मल हम सोचते हैं कि 9 मंथ इक्वल टू 36 वीक, 1 मंथ इज 4 वीक, इट इज नॉट लाइक दैट। 1 मंथ इज 4 वीक, 3 डेज यूजली। तो प्रेगनेंसी टोटल 40 वीक होती है। तो अप टू 14 वीक इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन 15 to 27 plus 6 days is the second trimester, 28 week onward till delivery is the third trimester. तो बेसिकली आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 0 to 14 वीक्स तक के जो सिम्टम रहते हैं या उससे रिलेटेड जो बातें हैं हम आज सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो मैम, मैं आज आपसे पहला क्वेश्चन ये करूंगी, जैसे किसी महिला का पीरियड ओवरड्यू हो गया है, उन्हें पीरियड मिस हो गए हैं, तो उन्हें कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म करनी चाहिए या कब यूपीटी करना चाहिए? बिकॉज कुछ महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर भी होते हैं, किसी को डिलेड मेंसेस होते हैं, किसी को अर्ली होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में उन्हें यूपीटी कब करनी चाहिए या डॉक्टर को कब रिपोर्ट करनी चाहिए? देखिए डॉक्टर निखत, ये जो होता है ओवुलेशन होता है, एग का जो रिलीज होता है वो 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज, अगर किसी महिला की साइकिल 4 वीक की है, 28 डेज की है, बोलते हैं एग रिलीज होना या कि ओवुलेशन, वो जो रहता है वो नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले होता है। तो दैट थिंग इज फिक्स। तो अगर किसी महिला की साइकिल 28 डेज की है या 1 मंथ की है तो वो इन बिटवीन पीरियड रिलीज होगा। पर अगर किसी की साइकिल शॉर्ट है, ये भी अगर किसी की 24 डेज की है, तो वो पीरियड के 10वें दिन, अगर आप पीरियड का डेट काउंट करेंगे तो वो 10वें दिन रिलीज होगा। हाँ, काउंटिंग में एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, काउंटिंग पिछले पीरियड के पहले दिन से की जाती है। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि पीरियड खत्म होने के बाद करते, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तब से हम काउंट करते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि ओवुलेशन जो है 2 वीक बिफोर नेक्स्ट पीरियड। अब किसी की 6 वीक की साइकिल आती है, यूजुअली उनकी साइकिल 5 to 6 वीक की है, तो अगर आप उससे 2 वीक रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब है ये पहले जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन है उससे 4 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी ठहरी है या फर्टिलाइजेशन हुआ है। और इसी तरह अगर किसी की शॉर्ट साइकिल है, किसी की 3 हफ्ते की साइकिल है, तो 2 वीक पहले मतलब उनकी प्रेगनेंसी है जो इस पीरियड के 8वें दिन पे भी ठहर सकती है। तो अगर हम फिक्स तो नहीं कह सकते हैं कि 14 दिन ही है तो हम ±4 डेज और लेते हैं। तो नॉर्मल रेगुलर साइकिल जिनकी 4 वीक की है उनकी प्रेगनेंसी 10वें से 18वें दिन के बीच में ठहरती है। लेकिन हम काउंटिंग कब से करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उससे काउंटिंग होती है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी फर्टिलाइजेशन के 6 डेज बाद अगर आप ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो यूजली फर्टिलाइजेशन के 6-7 डेज बाद में ब्लड में पॉजिटिव आ जाता है और 10 से 12 दिनों बाद में यूरिन में पॉजिटिव आ जाता है। तो आप कह सकते हैं जब एक्सपेक्टेड मिस पीरियड है, आपको लग रहा है कि आज पीरियड आना चाहिए था, आज मिस हो गया, तो उसके 1 या 2 दिन बाद अगर आप फर्स्ट यूरिन सैंपल करते हैं, फर्स्ट यूरिन सैंपल होता है जब आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो पहली बार जो यूरिन पास करते हैं उसमें टेस्ट करना चाहिए। और जिस तरह टेस्ट लिखा है उतने ही बूंद यूरिन डालना चाहिए, इसको ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। और जितना ही टाइम लिखा है कि आप 30 सेकंड के बाद देखें, 1 मिनट बाद देखें, उतनी देर के बाद ही जो रिपोर्ट आई है वही होती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, आप उसको समय एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो पीरियड मिस करने के 1-2 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, आपके जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके 1-2 दिन बाद फर्स्ट यूरिन सैंपल में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। मैम, एक क्वेश्चन और था, जो हम यूपीटी मींस जो हम कार्ड टेस्ट करते हैं, कई बार पेशेंट खुद घर पे ही कर लेते हैं या डॉक्टर के पास भी होता है टेस्ट, तो वो कितना रिलायबल है? हमें इस पे कितना रिलाई करना चाहिए या कंफर्मेशन के लिए हमें सोनोग्राफी ही जरूरी है? नहीं, कार्ड टेस्ट काफी रिलायबल होता है। आजकल जो ये बन रहे हैं जो है वो काफी, आप कह सकते हैं 99% तक रिलायबल होता है।
लेकिन अगर आपको कोई डाउट है और उसके अलावा पीरियड मिस होना, कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होना जिसमें कि हल्का नॉजिया वोमिटिंग होना, कुछ फूड पसंद नहीं, फूड देख करके या उसकी स्मेल से अवर्जन लाइक उल्टी जैसा फील होना, फिर चक्कर आना या थोड़ा सा गिडीनेस होना, और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट। इसके बारे में कम लोग बात करते हैं, बट ज़्यादातर वुमेन को अर्ली प्रेगनेंसी से ब्रेस्ट में थोड़ा सा हल्का पेन वगैरह हो सकता है। अगर ये सब सिम्टम्स है, साथ में पीरियड मिस हुए हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उन्हें प्री प्रेगनेंसी क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और उन्हें क्या टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए? देखिए, अगर कोई भी कपल या लेडी है वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपका ऑप्टिमल हेल्थ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, खाने में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएं, तो इसका मतलब होता है फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट लें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें। कई लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन एकदम गलत बात है। एक्सरसाइज मेक यू मच हेल्दियर। तो आपको ऑप्टिमल आपको ये डे टू डे रूटीन करना चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक दवा होती है फोलिक एसिड। ये एक विटामिन बी का एक पार्ट होता है जो बेबी को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या होता है, आपको पता है कि बेबीज वेरी फास्ट ग्रोइंग, 2 सेल से मिलियन ऑफ सेल बन जाते हैं, तो ये सेल मल्टीप्लिकेशन में, डीएनए और आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कोई भी लेडी जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है उसको कम से कम 3 महीने पहले से फोलिक एसिड लेना शुरू कर दे। बाई चांस अगर वो नहीं ले पाई है तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, अगर आप डॉक्टर को नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए, ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाती है। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन फॉलिक एसिड का ही मिलता है, तो प्रेगनेंसी में ये फॉलिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंस है? फोलिक एसिड जो है ये मैंने बताया विटामिन बी का एक पार्ट होता है और ये सेल मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये जो फोलिक एसिड होता है ये एक विटामिन B12 का पार्ट होता है और ये सेल मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, स्पेशली डीएनए आरएनए बनने में, क्योंकि बेबी बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है। 2 सेल स्पर्म और एग के मिलने के बाद से जो एम्ब्रियो बनता है 2 सेल से, वो मिलियंस ऑफ सेल में तो बहुत फास्ट चेंज होता है। तो सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है ये, और इससे बेबी को कई कॉन्जेनिटल एनॉमली नहीं होती, स्पेशली जो स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम उसको बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा होता है, कुछ हार्ट डिजीज होती है, ये क्लेफ्ट लिप, ये सब प्रिवेंशन होता है अगर आप फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के पहले से ही ले रहे हैं, तो इसकी जो इंसिडेंस है काफी कम हो जाता है। तो फॉलिक एसिड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है स्टार्टिंग से ही। तो फर्स्ट विजिट जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फॉलिक एसिड दिया जाता है, तो उसे आपको कंटिन्यू रखना है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं वो है नॉशिया एंड वॉमिटिंग। तो ये नॉशिया एंड वॉमिटिंग होने के क्या रीजंस हो सकते हैं मैम? जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं, स्पेशली बीटा एचसीजी, वो ऑलमोस्ट 4 वीक से ही बढ़ने लगते हैं और 6 वीक के बाद बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये उसकी वजह से नॉजिया एंड वोमिटिंग होता है। इसलिए नॉजिया वोमिटिंग ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या कभी कभी एक तरह का एक और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको कि मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्लेसेंटा का ग्रोथ होता है जबकि बेबी नहीं रहता है। उसमें ये प्लेसेंटल टिश्यू बहुत ज़्यादा रहते हैं और इस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग होता है। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है। बेसिकली जितना बीटा एचसीजी ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा नॉशिया एंड वोमिटिंग के सिम्टम आपको रहेंगे। हाँ, तो इसलिए हम एक ये भी मान सकते हैं कि जिन लोगों को नॉजिया वोमिटिंग, उनकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। अगर किसी को पहले एकदम अच्छा नॉजिया वोमिटिंग था, सडनली स्टॉप हो गया, वो एक तरह का वार्निंग साइन हम मानते हैं। तो नॉजिया वोमिटिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है, 80% लोगों को होता है और उसमें से 5 to 10% को बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज अगर आपको नॉशिया एंड वोमिटिंग ज़्यादा है तो ये आपके लिए खुशखबरी है, ना कि परेशान होने की बात है। तो मैम नॉशिया एंड वोमिटिंग जो प्रेगनेंसी में होता है उसके लिए सेफ मेडिसिन क्या हो सकती है? देखिए, मेडिसिन के पहले तो आप डे टू डे कई चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो कि सुनने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा असर करती हैं। एक होता है सुबह बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए बेड पे ही आपको कुछ वीट और ग्लूकोज, वीट और शुगर की कोई चीज़, मतलब मीठा बिस्किट, अगर आप 2 बिस्किट बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, सबसे पहले आप बगल में एक डिब्बा रख के सोइए और 2 बिस्किट खा लीजिए। उसके बाद आप आधे घंटे तक बेड पे लेटे रहें। अगर आप ये 2 बिस्किट सबसे पहले सुबह बेड पे ही खा लें, उसके बाद आधे घंटे तक लेटे रहें, फिर उठ के अगर आप ब्रश वगैरह करेंगे तो आपकी नॉजिया वोमिटिंग काफ़ी कम हो जाएगी। तो दूसरा रहता है, तो ये आप
करके देखिए, कई लोगों को बहुत अजीब सा लगता है कि बिना ब्रश के कैसे खा सकते हैं, लेकिन आप ये करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और इसमें आपको इजीली डाइजेस्टेबल चीज लेनी है, जैसे कि मैंने कहा है कोई मीठा बिस्किट। इसके कई लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ले लें, फ्रूट ले लें, वो मत कीजिएगा। सूखा आप व्हीट और शुगर की ही कोई चीज लें। सेकेंड चीज होता है खाली पेट बहुत ज्यादा पानी पीना। कई लोगों को आदत होती है सुबह उठ के नींबू पानी, शहद पानी, दूध ये पीना, ये आप मत करें। प्रेगनेंसी में आप पहले, जैसे आप मैंने बताया है कि आप ब्रश करें, ब्रश करने के बाद आप जब अपना नाश्ता करें तो पहले सॉलिड लें। डेफिनेटली आपको वाटर और लिक्विड लेना, आपको डिहाइड्रेट नहीं लेना, लेकिन शुरुआत हमेशा सॉलिड से करें और सारे दिन बीच बीच में आप पानी पीते रहें। कभी खाली पेट बहुत ज्यादा लिक्विड ना लें, उससे भी बहुत नाज़िया होता है। तीसरा चीज है, अगर वर्किंग वुमेन है और वो ट्रेवल कर रही है टोटली फुल स्टमक या कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक, फुल स्टमक करके कि मेरे को वहाँ टाइम नहीं मिलेगा ऑफिस में, मैं घर से पूरा खाना खा के जाऊँ, या एम्प्टी स्टमक के रास्ते में वोमिटिंग होगी, ये दोनों ही चीजें गलत है। यू शुड बी हाफ फिल्ड स्टमक, इट शुड बी नॉट बी टू फिल्ड और टू हाफ। आप हाफ फिल्ड स्टमक से ट्रेवल करें, उसके बाद आप हर 3-4 घंटे में कुछ खाते रहें। तो हाउसवाइफ एज वेल एज वर्किंग वुमन को भी हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, ये टिप्स है। चौथी चीज होती है इंक्रीज यूज ऑफ जिंजर। जिंजर को बहुत फायदेमंद माना गया है नोजिया डिक्रीज करने के लिए, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ऐसा नहीं होता कि जिंजर गर्म होता है वॉशरूम हो जाएगा। आप अपनी चाय में, सब्जियों में थोड़ा जिंजर का इस्तेमाल करें। इवन कुछ लोग कहते हैं कि इवन जिंजर की स्मेल से, अगर वो रुमाल के अंदर जिंजर को ग्रेट करके रखें, उसकी स्मेल से भी उनका नोजिया कम होता है, आप वो भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर। कहा जाता है कि आपका जो अंगूठे के साइड का ये जो आपका फोर आर्म है, इधर प्रेशर देने से नोजिया कम होता है और उसका एक सिकनेस बैंड भी आता है। अब ये कुछ लोगों में काफी असर करता है, कुछ लोगों में नहीं करता, पर ये हार्मलेस चीज है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये 4-5 आप जो है अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कई लोग कहते हैं आके बताते मैडम पानी भी नहीं रुक रहा है। आपको पानी खाली पेट पीना ही नहीं है, कुछ खा करके पानी पीजिए, तो वो पानी रुकने की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद बहुत सी मेडिसिन है जो कि सेफ है, उसमें मैक्लाइजिन ग्रुप है, डॉक्सिलामिन है, ओडोनिस्टेरॉन है, ये सब ग्रुप जो है ये सेफ ग्रुप होते हैं। अगर आपकी मेडिसिन, आपका जो नोजिया है डे टू डे आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं कम हो रहा है, तो आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पे। मेडिसिन यूज करने पे नहीं घबराएं कि बच्चों को हार्म करेगी। अगर आप नोजिएटेड हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप डिहाइड्रेट हैं, आपके शरीर में कीटोन बन रहा है, वो बच्चे को ज्यादा हार्म करेगा। अगर आप ये टेबलेट लेके खाना खा रहे हैं तो उसका कोई बच्चे पे साइड इफेक्ट नहीं, ये टाइम टेस्टिंग चीजें हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स मैम ने आज यहाँ पे हमारे साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको ज्यादा नौशिया एंड वॉमिटिंग है तो मैम के बताए हुए टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन का एक डाउट रहता है कि उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई बार ज्यादा सिम्टम होने की वजह से वो ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, तो उनका वेट गेन नहीं होता है। क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होना जरूरी होता है? और अगर किसी का वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? तो डॉक्टर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होना जरूरी नहीं है। इवन शुरू के 3 महीनों में अगर कहते हैं कि 1 kg वेट लॉस भी हो रहा है, दैट विल आल्सो नॉट हार्म बेबी। तो ऐसा आप लोग बहुत चिंता मत करें, बॉडी में इनफ रिजर्व होता है, बेबी आपसे ले लेगा। आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए 1 kg से ज्यादा पहले 3 महीनों में। वैसे 1 kg बढ़ता है, फर्स्ट 3 मंथ में वेट गेन इज अराउंड 1 kg। पर अगर नोजिया ज्यादा है और 1 kg का लॉस भी हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। पर डेफिनेटली आपको नोजिया वोमिटिंग के लिए आपको अपना डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपको उसका ट्रीटमेंट और उपाय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मेरा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी सोनोग्राफीज होनी चाहिए और इन सोनोग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है? लो रिस्क पेशेंट, अगर आप बात करें कि पहले की उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि पहले मिसकैरेजेस हुए हैं, या इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, या इस प्रेगनेंसी में पेन है, या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अनकंट्रोल थायराइड है, अगर ऐसा नहीं है और लो रिस्क पर्सन है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक सोनोग्राफी सफिशिएंट है। और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है, पर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सीधे 11-12 वीक में आप सीधे एंटी स्कैन के लिए जा सकते हैं। पता है कि आजकल सोनोग्राफी बहुत इजीली अवेलेबल है और जो प्रेगनेंसीज होती है वो यूजली बहुत प्लान्ड होती है, बहुत वेट करने के बाद होती है, तो मदर भी काफ़ी एंशियस होती है सब ठीक चल रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो इट गिव्स वेरी पॉजिटिव फीडबैक टू पेशेंट। जब पेशेंट देखते हैं कि हाँ बच्चे का ये हार्ट है, ये बेबी दिख रहा है, तो दे गेट वेरी पॉजिटिव फीलिंग। तो उसकी वजह से अगर एक स्कैन आप करना चाहते हैं तो 7 to 8 वीक में फर्स्ट स्कैन, उसके बाद जो सेकंड स्कैन जो हम बता रहे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलेशन स्कैन, वो तो जरूरी है ही है, वो हम करते हैं 11 to 13 वीक के बीच में। पर अगर प्रीवियस हिस्ट्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी की है
तो और या इस प्रेगनेंसी में पेट में दर्द हो रहा है या कुछ ब्लीडिंग हुई है या क्रैम्प्स आ रहे हैं उनको, तो अर्ली स्कैन कराना अच्छा रहेगा, स्पेशली टू चेक कि प्रेगनेंसी आउटसाइड यूट्रस तो नहीं है। मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में कौन कौन सी चीजें हमें देखना जरूरी होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में तो हम बच्चे की वायबिलिटी देखते हैं कि बच्चे की हार्ट प्रेजेंट है कि नहीं, कितने नंबर ऑफ सैक है। वैसे तो ट्विन और ट्रिपलेट होना बहुत कॉमन चीज नहीं होती है, पर अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया तो ट्विंस हो सकते हैं। तो देखते कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हैं, उनमें हार्ट प्रेजेंट है कि नहीं। प्रेगनेंसी आउटसाइड द तो यूट्रस नहीं, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। और चौथा, हम फिर जब हम स्कैन कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि यूट्रस के जो ओवरीज वगैरह है वो सब ठीक है, या कभी उनके पहले स्कैन नहीं तो यूट्रस में कोई फाइब्राइड वगैरह तो नहीं। ये सब चीजें साथ में और देखी जा सकती है। तो बेसिकली डेटिंग, वायबिलिटी एंड लोकेशन, 3 थिंग्स आर फॉर द 8 वीक स्कैन। जैसे मैंने डेटिंग की बात की है, तो क्या होता है जिन लोगों के पीरियड इरेगुलर है या जिनको अपनी डेट नहीं पता है, उनके लिए ये स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए कि उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। क्योंकि जितनी जल्दी, लाइक अराउंड 7 to 8 वीक स्कैन इज द बेस्ट स्कैन टू डिटरमाइन द डेट। उसके बाद उसमें थोड़ा सा फैल्सीज आती जाती है इस वजह से। और दूसरी हमने जो बात की थी एंटी स्कैन की, न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी स्कैन, वो जो होता है हम लेट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, अराउंड 12 to 13 वीक किया जाता है। और इसमें जो मेजर एनॉमली बेबी की है, जैसे कि एनेनकेफेली है कि बेबी का स्कली फॉर्म नहीं हुआ है, या मेजर प्रॉब्लम बेबी में है, वो डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें एक न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी देखते हैं। इसमें हम नेक के पीछे की थिकनेस देखी जाती है। अगर वो ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क होता है कुछ ट्राइसोमीज के लिए, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके पता करते हैं कि ऐसे बेबी कोई हाई रिस्क में तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड या पटाउ सिंड्रोम की, ये सब देखा जाता है। और ये जो एंटी स्कैन है, इसी में हम इसमें साथ में यूट्राइन आर्टरी जो होती है जिससे ब्लड सप्लाई जाती है यूट्रस में, उसकी हम देखते हैं कि उसमें डॉपलर का फ्लो कैसा है। क्योंकि अगर वो इंक्रीज रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि शुरुआत से ही थोड़ा ब्लड फ्लो कम जा रहा है, तो ऐसे मदर को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और बच्चे के वजन कम होने का होता है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो डॉक्टर उनको ब्लड थिनिंग एजेंट देते हैं ताकि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए या ना हो। ब्लड थिनिंग में ज्यादातर टैबलेट इक्विस्प्रिन दी जाती है, तो इक्विस्प्रिन का प्रेगनेंसी पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, एक जैसा कि है कि कोई भी दवा बिना नीड के नहीं देनी चाहिए। कोई इक्विस्प्रिन हम देते हैं या तो प्रीवियस हिस्ट्री IUGR की है, या मिस्ड एबॉर्शन की है, या कुछ सिंड्रोम होते हैं, इसमें स्पेशली एप्ला होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। उसमें थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग होने की ज़्यादा संभावना रहती है, या थ्रोम्बोफिलिया एक होता है इस तरह की बीमारियों में। तो अगर ये चीज़ें कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि सभी को दे देना चाहिए। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है या ऐसी चीज़ें कंफर्म है या हाई रेजिस्टेंट यूट्राइन आर्टरी है, तभी एस्पिरिन दिया जाता है। अननेसेसरी नहीं देना चाहिए। इसके कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं, पर डेफिनेटली कोई चीज़ अननेसेसरी नहीं देनी चाहिए। मैम कई लोगों ने ना ऐसे भी सवाल किए हैं कि जब प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो बेबी के पार्ट्स में सबसे पहले कौन सा पार्ट बनता है? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कौन सा बनता है, लेकिन अभी तक के एविडेंस से पता चला है कि यूजली 9 to 10 वीक में सभी पार्ट का इनिशियल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो ग्रो करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी आती है।